जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं विश्व के नक्शे पर साउथ अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला। इससे आपको समझ में आ जाए कि इन्वायरमेंट से खिलवाड़ करने से क्या फर्क आता है। ठीक है, तो वेनेजुएला में एक आखिरी मात्र ग्लेशियर बचा था जिसका नाम है हम्बोल्ट ग्लेशियर है, वो अब पिघल चुका है। इससे क्या संकट उभरी है, इन सभी की बातों में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या है, विश्व का पहला देश बना वेनेजुएला जिसके पास अब ग्लेशियर नहीं है। ठीक, या ये भी कर सकते हैं जिसका आखिरी ग्लेशियर जो है वो क्या समाप्त हो चुका या क्या है, पिघल चुका। ठीक है, ग्लेशियर क्या है, मात्र ऐसा देश है कौन, वेनेजुएला। तो आपको परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश के पास में अभी हाल ही में ग्लेशियर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, वो देश कौन सा, वेनेजुएला। ठीक, ये कहां पर साउथ अमेरिकी देश है, ये भी समझेंगे। इसके साथ साथ जो ग्लेशियर पिघलने से जो बिजली का संकट आ गया, उस इस देश में संकट आ गया, ऐसा संकट आ गया जो सरकारी दफ्तर है उसको सप्ताह में केवल 2 दिन खोलना पड़ा। क्यों? क्योंकि बिजली का संकट उभरा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जो है, जो आपका ग्लेशियर पिघला उसका भी रीजन है। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, ये जो आपका हम्बोल्ट ग्लेशियर है, इस किस पर्वत पर है? तो इसका पर्वत का नाम है एंडिस पर्वत। देखिए, ग्लेशियर कहां पाया जाता है? ग्लेशियर जो है पर्वतों पर पाया है। ठीक, जितनी आप ऊंचाई बढ़ेंगे, पहाड़ों बढ़ेंगे, तो पहाड़ों पर ग्लेशियर पाता है और ग्लेशियर के द्वारा ही नदियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो समझिए जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर आप इंडिया में देखेंगे हिमालय, हिमालय के जितने पर्वत उस पर क्या, ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब एक बर्फ का चट्टान है, ठीक, जिससे नदियां निकलती हैं। भारत की गंगा नदी का है, या यमुना नदी का है, या सिंधु नदी का है, या गोदावरी नदी का है, जो भी नदी का ये आप है, ये सभी नदियां क्या है, ग्लेशियर से निकलते हैं। कोई ये क्या है, पहाड़ों से निकलती हैं। इसी प्रकार से हेम्बोल्ट जो है, ये ग्लेशियर था, किसका था, आपका एंडिस पर्वत था, ये जो ये वेनेजुएला में जल प्रवाह करता था। इससे क्या संकट उभरी समझते हैं। ठीक है, देखिए विश्व के ये क्या है, हम्बोल्ट ग्लेशियर। ये क्या जो डाटा है, ये 1988 का डाटा है कि ये यहाँ पर जो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक था हेम्बोल्ट ग्लेशियर था। लेकिन यही डाटा देखिए 2015 में देखेंगे तो ये यहाँ पर घटकर मात्र थोड़ा सा बचा, और वर्तमान में 2024 में एक ग्लेशियर पूर्ण रूप से पिघल चुका है। ठीक, तो इससे क्या क्या संकट उभरी इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं पहले कि जो आपका वेनेजुएला है, ये कहां पड़ता है। देखिए, ये क्या विश्व का नक्शा है। विश्व के नक्शे पर, ठीक, विश्व के मैप पर आपको दिशा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि दिशा के अनुसार ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो दिशा में इसको बोलते हैं ईस्ट, पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसके बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसका नाम है इक्वेटर। ठीक है, इसके बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसका नाम है इक्वेटर, यानी इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा क्या है, पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटता है, एक ऊपरी हिस्सा, एक नीचे हिस्सा। ऊपरी हिस्सा को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्सा को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, यानी दक्षिणी गोलार्ध को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो पूरे विश्व में कॉन्टिनेंट पूछेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो आर्टिक। ठीक है, ऊपर आर्टिक, नीचे अंटार्कटिका। ठीक है, तो समझ गए ये क्या, कॉन्टिनेंट। इन्हीं कॉन्टिनेंट से एक क्या है, साउथ अमेरिका है। ठीक है, देखिए बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाए, जो अमेरिका देश है जिसका नाम यूएसए, वो क्या है, वो आपस क्या, उत्तरी अमेरिका में एक देश है। ठीक, ये क्या, यहाँ पर एक देश है, उत्तरी अमेरिका में एक देश है, ठीक, जिसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया। ठीक, इसमें बहुत सारे देश है, उसी में भी अमेरिका। तो अमेरिका जो पड़ता है वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, और नीचे जो है साउथ अमेरिका है, क्या एक पूरा कॉन्टिनेंट है, और नॉर्थ अमेरिका भी क्या कॉन्टिनेंट है, माने महाद्वीप है। ठीक है, तो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, साउथ अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। ठीक है, तो हम देखिए ये क्या है, वेनेजुएला, जो आपको रेड कलर दिखा रहा है, एक वेनेजुएला है। ठीक है, ये भी क्या आपका वर्ल्ड मैप है। तो वेनेजुएला जो है आपका एक साउथ अमेरिकी कंट्री है। ठीक, कहां पड़ता है, साउथ अमेरिका। देखिए ये क्या है, 09, जिसको बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। ऊपरी हिस्से को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे गोलार्ध को साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम पर्टिकुलर जो है साउथ अमेरिका पर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या, साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में बहुत सारे देश हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम ब्राजील। ब्राजील में यह एक संगठन हुआ था,
एक सम्मेलन हुआ था जिसको नाम था पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी जेनेरिया बहुत ही फेमस है, जो कि 1992 हुआ था। इसको एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए जो वेनेजुएला है, तो वेनेजुएला के पास ही एक है पर्वत है जो कि बहुत ही लंबी श्रृंखला है, इसका नाम है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत यहां से स्टार्ट होती है, पूरा यहां तक जाती है, पूरा यहां तक। ठीक है, तो जो एंडीज पर्वत है, तो एंडीज पर्वत जो आपको वेनेजुएला में है, इसी पर एक जो ग्लेशियर, उसका नाम है हम्बोल्ट ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर जो है आपको वेनेजुएला में पानी सप्लाई करता है, जल का सप्लाई करता है। जिस प्रकार से इंडिया में जो आपका उत्तराखंड में जो गंगा जी निकलती है से या गंगोत्री से, तो वहां से क्या निकलती है, गंगा जी। ठीक उसी प्रकार से वहां से नदियों का निर्माण होता है। उसी प्रकार जो यहाँ पर वेनेजुएला है, हम्बोल्ट ग्लेशियर, यहाँ से जो निर्माण होता है, नदियों का निर्माण होता है। और देखिए ऊंचाई पर होने से क्या फायदा होता है, ऊंचाई पर अगर ग्लेशियर है, वहां से आपको नदी बह रहा है, नदी का फ्लो है, तो आप वहां पर जो हाइड्रो यानी जल ऊर्जा लगा सकते हैं, यानी वहां पर बिजली उत्पादन के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक लगा सकते हैं, यानी जल ऊर्जा से बिजली पैदा कर सकते हैं। जिस प्रकार से इंडिया है नेपाल से, भूटान से या उत्तराखंड में ऊंची ऊंची पहाड़ों पर अपना हाइड्रो यानी जल से ऊर्जा प्राप्त करता है, उसी प्रकार से वेनेजुएला भी है, जो हम्बोल्ट ग्लेशियर जो पानी आता है उसके फ्लो से एक क्या अपना जो है बिजली उत्पादन करता था। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या है, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में क्या वेनेजुएला है, और वेनेजुएला में एक देखिए ये जो आप देख रहे हैं वेनेजुएला का एक पार्ट है, इसी बगल में एक झील है। ठीक है, तो इसका नाम है मैराकाबियो। ठीक, मैराकाबियो के जो बगल में एक झील है, एक झील है, यहाँ पर विश्व का सबसे अधिक पेट्रोलियम पाया जाता है, क्रूड ऑयल पाया है। तो विश्व का पूछिए कि सबसे अधिक पेट्रोलियम कहां पाया जाता है, किस देश में, तो वेनेजुएला में। आपका जो सऊदी अरब में नहीं, सऊदी अरब का सेकंड नंबर है, जो कि प्रोड्यूसर के मामले से सऊदी अरब बहुत आगे है, लेकिन अगर स्टोरेज क्षमता के मामले पूछे तो वेनेजुएला जो है विश्व का सबसे अधिक पेट्रोलियम क्या उत्पादन करता है। उत्पादन यहाँ पर भंडारण क्षमता है। तो जो वेनेजुएला है, यहाँ पर मैराकाबियो जो झील है, इसके नीचे जो है बहुत अधिक पेट्रोलियम है। विश्व का सबसे अधिक पेट्रोलियम इसी के पास है, वेनेजुएला के पास। लेकिन फिर भी ये देश है बहुत यहाँ पर महंगाई चरम सीमा पर। इसकी महंगाई आप सुनकर सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे। यहाँ पर 1% 2% नहीं, यहाँ पर लाखों लाखों में क्या महंगाई दर बढ़ी हुई है। ठीक है, अब देखिए ये समझ गए। यहाँ पर अब डायरेक्ट कभी पूछता है कि सबसे अधिक पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो आपका बताएं क्या, वेनेजुएला। वेनेजुएला का नाम पूछेगा तो अमेरिका में देश। ठीक है, देखिए ये क्या है कि देखिए जो ग्लेशियर था यहाँ पर, जो एंडीज पर्वत था, यहाँ पर एंडीज पर्वत जो यहाँ पर आपको एंडीज पर्वत था, यहां से जो ग्लेशियर पिघला है, पिघलने पीछे का रीजन क्या था, यानी पिघल गया वो, अब यहां पर नहीं रहा, इसका रीजन क्या था, रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्या है, क्लाइमेट चेंज। जब अपना क्लाइमेट जब चेंज होता है तो बहुत सारी परिवर्तन लाता है। इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार से कहा जाता है कि अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा, उसी प्रकार से एक कहावत है कि अब अगर नेचर प्रकृति को बर्बाद करेंगे तो एक भी प्रकृति भी आपको बर्बाद कर देगी। ये क्या सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है कि अगर आप क्लाइमेट ठीक नेचर से खेलेंगे तो नेचर एक दिन आपसे खेलेगा। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में सऊदी अरब, जहां पर पूरा क्या रेगिस्तान है, लेकिन वहां पर इतना बारिश हुआ कि कहने की बात नहीं। विश्व का वहां पर क्या है, बहुत ही अधिक तबाही लाया। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बेंगलुरु में एक समय ऐसा था कि बेंगलुरु में पानी बाढ़ आता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा समय आ गया वहां पर, अभी हाल ही में देखेंगे 1-2 महीने का वहां केस था कि वहां पे पानी का संकट आ गया। तो क्लाइमेट जो है, नेचर है, नेचर अपना बदला लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लाइमेट जो चेंज हुआ, चेंज होने के पीछे का रीजन क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी पर जो आपका तापमान है, तापमान में बढ़ोतरी, और जैसे तापमान में बढ़ोतरी होगा क्या, ग्लेशियर पिघलने लगेगा। ग्लेशियर मतलब बर्फ का जो है वो पिघलने लगेगा। ठीक है, और पिघलने से क्या होगा, पिघलने का जैसे होगा तो अगर पूरा बर्फ पिघल गया तो नदियों का जो निर्माण हो खत्म हो जाएगा, और नदियों का निर्माण खत्म होगा तो जो देश हाइड्रो पर डिपेंडेंट है या जो हाइड्रो से बिजली उत्पादन करते हैं उनके यहाँ संकट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो आपका वेनेजुएला है, वेनेजुएला के पास टोटल 2012 से पहले क्या थे, 2011 से पहले टोटल 5 वहां पर ग्लेशियर थे, जिसमें से एक केवल बचा था जिसका नाम हम्बोल्ट था। ठीक, लेकिन इसका अनुमान लगाया जा रहा था ये काफी समय तक चलेगा, लेकिन वो केवल 10 वर्ष के अंदर ही वो भी क्या समाप्त हो गई। ठीक है, इसका रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यानी कार्बन की मात्रा बढ़ने से पूरे विश्व का जो तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने से समुद्र का लेवल बढ़ता है। इसी पर हम एक आपको टॉपिक बताए थे, जो कि इसी आपको चैनल पर मिल जाएगा, कि चीन के जो तटवर्ती इलाके हैं क्यों डूब रहे हैं।
ठीक, इसको आप जाके वीडियो देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा उसके बीटा पे। ठीक है, और तटवर्ती इलाके डूबने का रीजन क्या है कि जो ग्लेशियर का पानी पिघलेगा तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा, और समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो जो समुद्र किनारे आपको जो भी स्टेट है या राज्य है वो डूबेंगे। ठीक है, तो देखिए वेनेजुला क्या है, वेनेजुला जो कभी यहाँ पर 6 क्या ग्लेशियर थे, क्या 6 ग्लेशियर है। ठीक है, और 2005 तक क्या था, यहाँ 5 थे। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया कि जो एंडीज पर्वत से जो निकल रहे हैं यहाँ पर जो पर्वत निकलती है, ठीक, जिसका नाम है हम्बोल्ट ग्लेशियर है, ये लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, कितने मीटर, 5000 मीटर पर ऊंचाई पर। आप कहें कि जो ग्लेशियर क्यों ऊंचाई पाता है, देखिए जैसे ही आप पृथ्वी के तल पर से आप ऊपर उठते हैं तो 165 मीटर पर, 165 मीटर पर आपका 1 डिग्री जो टेम्परेचर गिर जाता है। ठीक, ऐसे यहाँ पर क्या है 5000 मीटर मतलब 5000 मीटर मतलब क्या, 5000 मीटर पर जाएंगे तो क्या है आपकी जो तापमान और गिर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, जो एंडीज पर्वत था यहाँ पर तापमान में काफी गिरावट हुई। ठीक है, यहाँ तापमान में गिरावट होने से क्या, जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगा, और जो पिघलना वो काफी तेजी से गिरा। जो अनुमान के हिसाब से था कि ये काफी टाइम चलेगा, लेकिन जो हम्बोल्ट है वो काफी तेज से वहां पर पिघलना शुरू किया, और वैज्ञानिकों को उम्मीद था कि ये हम्बोल्ट जो है, जो ग्लेशियर है, एक और दशक तक चलेगा, यानी 2034 तक उसका अनुमान था कि कम से कम चलेगा, लेकिन अपेक्षा से तेजी से यहाँ पर पिघला, जिसके कारण यहाँ पर क्या सिकुड़ गया। यहाँ पर जो कितने एकड़ में था, तो यहाँ पर 2 हेक्टेयर में फैला हुआ क्षेत्र था। ठीक, और ग्लेशियर बर्फ से मैदानी इलाके में तब्दील हो गया, यानी बर्फ जब पिघलेगा तो वहां पर क्या मैदानी भागों में जाएगा, यानी पहाड़ से अगर कोई पानी फ्लो आ रहा है तो कहां जाएगा, नीचे, और नीचे क्या मैदानी भाग है तो मैदानी भाग में। इससे क्या हुआ कि जो संकट उभरा, क्या देखिए जब कोई पानी अगर बर्फ से है और बर्फ से क्या पिघलेगा तो कहां आएगा, मैदानी भाग, पानी जो कोई बर्फ ऊपर से अगर पिघलता है पानी बनकर तो सीधे क्या नीचे फ्लो होगा। ठीक, और नीचे फ्लो होगा तो यहाँ पर एक समय तो पानी बढ़ जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पानी की कमी आएगी, क्योंकि जो नदियां हैं, नदियां अपनी कंटिन्यूअस फ्लो नहीं बना पाएंगी, और कंटिन्यूअस फ्लो नहीं बना पाएंगी तो वहां पर क्या पानी की भी समस्या होगी। अब देखिए समझते हैं कि यहाँ बिजली का संकट क्यों हुआ। बिजली का संकट इसलिए उभरा कि, ठीक, इसलिए उभरा कि जो एंडीज पर्वत से जो हम्बोल्ट ग्लेशियर था वहां से जो पानी गिरता था तो वहां पर हाइड्रो प्रोविजन लगाकर वहां से बिजली उत्पन्न की जाती थी। ठीक, अब जैसे पूरा पानी वहां से पिघल गया तो जो डैम था, डैम में पानी बचा नहीं, और डैम में बचा पानी नहीं तो हम जो वहां पर बिजली उत्पादन थी, बिजली उत्पादन ठप हो गई, और बिजली उत्पादन ठप होने से वेनेजुला में पूरे संकट आ गया। संकट ऐसा आ गया कि वहां पर सप्ताह में केवल 2 दिन दफ्तर खोलने का आदेश है, वो भी मंडे और ट्यूसडे को। ठीक है, तो यहाँ पर बिजली का भी संकट है। तो आप जो एक कहावत था कि पानी जो जल ही जीवन है, तो एक सत्य होने रहे, जल जो है आपको मल्टीपर्पज काम करता है। ठीक, आपको पीने के नहीं, आपको ऊर्जा का भी क्या प्रोवाइड करता है। हर प्रकार का जो जल है कहीं ना कहीं आपको आवश्यकता होती है, और हर प्रकार की आपको पूर्ति करता है जल, इसलिए जल को हमेशा सुनिश्चित रखना या जल को बचा करना चाहिए। ठीक है, तो समझिए कि यहाँ बिजली का संकट क्यों है, क्योंकि वहां से बिजली का उत्पादन जो कार्य करता है वो समाप्त हो गया। ठीक है, ये जो है ये आपका एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला, ये कई देश पर, ठीक, वेनेजुला से देते हुए अभी ये चिली के बॉर्डर होते हैं, पूरा लंबी श्रृंखला है। ठीक, तो सबसे लंबी श्रृंखला किसका है, तो एंडीज पर्वत है। ठीक, और एंडीज पर्वत सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एकांगुआ। ठीक है, तो आप पूछेगा एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एकांगुआ। ठीक है, ठीक है, देखिए अब क्या होता है ग्लेशियर क्या होता है, जब समय के साथ बर्फ जम जाता है तो बर्फ में बदल जाता है और अपने वजन के दबाव में बाहर और नीचे की ओर बहने लगता है। ठीक है, देखिए जब हम आपको बताएं 165 मीटर ऊपर जाने पर आपका -1 डिग्री टेम्परेचर घटता है, और इसी प्रकार से अगर आप लगभग 400 से 500 मीटर, 4000 से 5000 मीटर आप ऊपर जाएंगे तो आपका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा, यानी माइनस में कट जाएगा, और माइनस में जाते ही क्या, जो वाष्प, जो वायुमंडल में वाष्प होकर बर्फ में बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये बर्फ का निर्माण होता है, आइस का। और ये जो आइस का होता है बहुत ही मोटा चादर होता है, बहुत ही कई किलोमीटर में पाया जाता है। ठीक है, जब समय के साथ बर्फ जम जाती है और बर्फ में बदल जाती है और अपने वजन के दबाव में बाहर आने और नीचे बढ़ने लगता है। ठीक है, समझ गए। देखिए ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है, ये सभी जो रेड कलर है, ये सभी क्या है, ग्लेशियर यानी बर्फ का है। ठीक, और बर्फ देखिए जितने ही आप इक्वेटर से ऊपर उड़ेंगे, यानी इक्वेटर से ऊपर जाएंगे, वो हमेशा क्या आपको मिलेगा, ठंडा रीजन मिलेगा, क्योंकि जो आपका सूर्य है
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वेरी करता है, और मकर रेखा और कर्क रेखा उसके ऊपर जाएंगे तो सूर्य की रोशनी नहीं जाती है, जिस कारण से ऊपर जाने पर आपको क्या है, बर्फ की चादर मिलती है, बर्फ की सीढ़ियां मिलती है, ग्लेशियर मिलती है। इसी प्रकार जो ग्रीनलैंड है ये पूरा बर्फ है, ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक क्या है, पूरा बर्फ का है। इधर से जो आ पाएंगे जो अलास्का का रीजन है यहाँ भी आपको बर्फ मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो इंडिया का रीजन है, जो इंडिया के ऊपर आएंगे हिमालय, हिमालय क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं, यानी आप ऊंचाई पर जाएंगे तो फिर भी वहां पर का ग्लेशियर मिलेगा। तो ये सभी जो रीजन है जो रेड लिख रहे हैं ये सभी क्या, ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब बर्फ का एक बहुत मोटा चादर, ठीक, जो कि आपको प्रकृति के लिए क्या है। और जितने भी आपको जल है, ठीक है, पूरे विश्व का जो जल है वो लगभग 75 से वो जो है आपके ग्लेशियर के रूप में है, ठीक है। और जो हम आपको बताए थे कि जो यहाँ पर जो आपका चाइना का तटवर्ती इलाका क्यों डूब रहा है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने पर जो तटवर्ती इलाका है वो डूब रहा है, और ग्लेशियर पिघलने से जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ेगा। इसी प्रकार से जो आपका इंडोनेशिया की जो राजधानी थी, ठीक, और अपना राजधानी चेंज कर कहा, बाली कर दी। क्यों? क्योंकि जहां जिस रीजन पर था वहां पर क्या अभी है, वहां पर वो डूबने की संभावना। उसी प्रकार से भारत के बगल में एक देश है मालदीव, वो छोटा सा देश है, ठीक, और इसको कहा जाता है कि 2050 आते जाते ये पूर्ण रूप से डूब जाएगा। इसी प्रकार जो इंडिया का जो मुंबई का कुछ इलाका है, इधर से जो तटवर्ती इलाका है, ये भी 2000 कंप्लीट होते हुए यानी 2300 आते आते जो तटवर्ती इलाका है वो भी आधा डूब जाएंगे। यानी मुंबई का इलाका हो गया, आपका केरल के कुछ इलाका होगा, इस तरीके डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका समुद्र का जो है लेवल है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर से ग्लेशियर पिघल रहा है, ठीक है। और ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का असर बढ़ेगा और तटवर्ती इलाका क्या डूबेगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ग्लेशियर पिघलने से ह्यूमन या मानव को कितने बड़ा आपदा का संकट करना होता है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।